Student, good morning. Today will we discuss about cooperative movement. सहकारिता आंदोलन क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। स्टूडेंट्स, पिछले लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कोऑपरेशन यानी कि सहकारिता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सहकारिता को बेसिकली हम बोल सकते हैं जब हम किसी एक काम को कई लोग आपस में जब मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से करते हैं तब उसे क्या कहते हैं, सहकारिता कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई भी काम को एक के बजाय कई लोग आपस में मिलकर कर रहे हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। ठीक है, Origin of Indian cooperative movement. The origin and history of cooperative movement in India can be dealt under two eras. भारत में जो सहकारिता आंदोलन है उसकी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में दो तरह से कहा गया है। पहला, प्री इंडिपेंडेंस इरा कि जो स्वतंत्रता से पहले जो था उसके बारे में। ठीक है, कि उससे स्वतंत्रता से पहले किस तरह से काम किया था। क्या लिखा है देखो, द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता से पहले भारत में सहकारिता आंदोलन को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, इनिशियल फेज यानी कि शुरुआती चरण जो था वो कब से कब तक था, 1904 से 1911 तक चला था। ठीक है, दूसरा है मॉडिफिकेशन फेज यानी कि संशोधन चरण, ये 1912 से लेकर 1918 तक चला था। देन एक्सपेंशन फेज 1999 से 1929 एंड लास्ट वन इज रीस्ट्रक्चरिंग फेज। ठीक है, यानी कि 1930 से 1946 तक चला था। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियल फेज क्या है, इनिशियल फेज में क्या क्या हुआ था। तो इनिशियल फेज जो था वो 1904 से लेकर 1911 तक था। और जो कोऑपरेटिव जो मूवमेंट का जो स्टेबलाइजेशन हुआ था, कोऑपरेटिव मूवमेंट वो 1904 में हुआ था, 1904 में हुआ था। फिर एफ निकोलसन ने इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो देखिए, इन ओल्डन डेज रूरल क्रेडिट सर्विस वाज डोमिनेटेड बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल एजेंसी चार्जिंग exorbitant interest rates from farmers। तो जो पुराने दिन थे यानी कि आज़ादी से पहले, है ना, स्वतंत्रता से पहले, उनमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जो ऋण के जो संसाधन थे यानी कि जो गैर संस्थागत जो वित्तीय एजेंसियां थीं वो बहुतायत रूप से पाई जाती थी। ठीक है, उनका ही वर्चस्व था जो किसानों को बहुत ही अत्यधिक दरों पर ब्याज देते थे या ब्याज मुहैया कराते थे, ऋण मुहैया कराते थे। नेक्स्ट, इन एक्सट्रीम केसेस और आउट ऑफ डिस्ट्रेस एंड पुअर फार्मर हैव टू सेल देयर बिलोंगिंग टू द क्लियर देयर डेब्ट्स। मतलब बहुत से जो केसेस थे उनमें या परेशानी में, यानी कि बहुत से जो ऐसे केस थे या कुछ ऐसी परेशानियां हुई जिसमें किसानों को अपना कर्ज चुकाने के लिए सामान को भी बेचना पड़ता। दिस precarious situation triggered a sort of agitation by farmer against private money lender in certain areas। इस स्थिति में
यानी कि जो स्थिति थी, अनिश्चित स्थिति थी, उनमें कुछ किसानों ने जगह जगह यानी कि कुछ निजी क्षेत्रों में साहूकारों के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट प्रदर्शन किया। एक आंदोलन टाइप का प्रदर्शन किया था। ठीक है। नेक्स्ट, द रिवोल्ट्स फाउंड इन पूना एंड अहमदनगर एरिया ऑफ महाराष्ट्र अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट। जो पूना और जो अहमदनगर था यानी महाराष्ट्र पे, जो महाराष्ट्र में इन्होंने इन दो जगह के आसपास में प्रदर्शन किया, उससे क्या था, जो सरकार थी उसका ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हुआ था। इमीडिएटली द गवर्नमेंट पास्ड 3 एक्ट्स, यानी कि तुरंत इसके बाद में गवर्नमेंट ने 3 एक्ट को पारित किया। पहला कौन सा था? डेक्कन एग्रीकल्चर रिलीफ 1879, यानी कि डेक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया था। दूसरा था लैंड इम्प्रूवमेंट लोन एक्ट, यानी कि भूमि सुधार ऋण। तीसरा था एग्रीकल्चरिस्ट लोन एक्ट, यानी कृषक के लिए ऋण अधिनियम बनाया। ठीक है। ये 3 जो एक्ट थे जो आंदोलन के बाद गवर्नमेंट ने पारित किए थे, इनको याद रखना। In 1892, the Madras government appointed Frederick Nicholson to study and examine the village bank organized on cooperative line in Germany। ठीक है। तो सन 1892 में मद्रास सरकार ने जर्मनी में सहकारी पद्धति जो थी उनमें ग्रामीण बैंकों के अध्ययन और निरीक्षण के लिए एफ निकोलसन यानी कि फ्रेडरिक निकोलसन को नियुक्ति की थी। ठीक है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर निकोलसन सबमिटेड ए रिपोर्ट एंड रेज ए स्लोगन फाइंड रिफेंसन। ठीक है। यानी कि वहां से आने के बाद में, वहां से रिटर्न होने के बाद में निकोलसन ने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम रेफेंसन था। ठीक है। एक स्लोगन बनाया था, मॉडल एक, उसका नाम रेफेंसन था। ठीक है। ड्यूरिंग 91 इंडियन फेमेन कमीशन एंड अनदर कमेटी हेडेड बाय श्री एडवर्ड लॉ रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट सोसाइटीज ऑन रेफेंसन मॉडल। जो 1901 के दौरान यानी कि ड्यूरिंग 1901, ठीक है, के दौरान भारतीय अकाल आयोग और सर एडवर्ड लॉ की एक अन्य समिति हुई। उस समिति ने रेफेंसन मॉडल पर ऋण समितियों के गठन की चर्चा की। जो मॉडल था उस पर आधारित ऋण देने की सिफारिश की। ठीक है। दीज रिकमेंडेशन रिजल्टेड इन द एनएचमेंट ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी 1994। इन सिफारिशों के परिणाम स्वरूप ही सहकारी ऋण समिति जो अधिनियम था 1904 में पारित हुआ। इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर ऑफ 1994 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट। ठीक है। यानी कि 1904 में जो सहकारी ऋण समिति है उसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनटू रूरल एंड अर्बन बास मोन। जो सहकारी समितियां हैं उनको ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण किया जाना चाहिए, ऐसा उनका मत था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूरल सोसाइटी आर दोज हैविंग 4.5 of the total number of member from farming community and urban society, or those having 4.5 those of the total member from non-agriculturist। जो क्या था, मतलब इस प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग जो था वो ग्रामीण समिति में
कृषि समुदाय के जो कुल सदस्य थे, यानी जो ग्रामीण जो समितियां थीं उनमें कृषि समुदाय के जो कुल सदस्य थे उनका आंकड़ा था 4.5%, ठीक, 4/5%। और जो शहरी समाज में सदस्य थे उनके पास जो गैर किसानों के कुल सदस्य थे वो भी 4/5 थे। What are the organization and control of these societies was to be done by registrar of cooperative। इन जो समितियों का गठन जो होना था वो गठन व नियंत्रण संस्थाओं के, यानी कि दोनों, यानी शहरी व ग्रामीण संस्थाओं के रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया जाता था। ठीक है। लोन कुड बी एक्सटेंड टू द मेंबर ऑन पर्सनल एंड कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है। सदस्यों को व्यक्तिगत आधार पर ऋण बढ़ाया गया था। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ 1 man 1 vote वाज स्पेसिफाइड इन द एक्ट। इस नियम में जो एप्लीकेशन का जो नियम था, मॉडल था, उस नियम में एक बैंक एक वोट का काफ़ी उल्लेख किया गया था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।